हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 12th के जो प्रोबेबिलिटी है उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर और उसमें हम लोग देखे थे कि आपसे अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको कैसे डिफाइन किया गया था? इसको डिफाइन किया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, इस तरह से हम लोग इस चीज को डिफाइन किए थे। ये क्या था हमारे लिए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था। ओके, चलिए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एडिशन ऑफ, जिस तरह से हमारे पास एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी था, सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन थ्योरम में क्या देखे थे कि प्रोबेबिलिटी अगर आपसे ए यूनियन बी पूछा जाएगा तो आप वो करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये कब करोगे? जब ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तब, क्योंकि इसके बाद रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो। और एक्सक्लूसिव होने के कारण ये बेचारा शहीद हो जाता है ना, और आपके पास बचता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी तरह से अब हम लोग एक यहाँ पर कंसेप्ट देखने वाला है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और वो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। और इस थ्योरम को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सुनिएगा ध्यान से। कहता है क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास एक इवेंट है ए और एक दूसरा इवेंट है बी, दो इवेंट्स आपके पास ए और बी। ओके, चलिए तो सुनिएगा ध्यान से। जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इवेंट इन विच ए एंड बी बोथ अकर्स टुगेदर। ओके, दोनों के दोनों अकर होने चाहिए, ए भी अकर होने चाहिए, बी भी अकर होने चाहिए, उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसी चीज को दर्शाने का एक और तरीका होता है ए इंटू बी। कहीं ए इंटू बी लिखा है उसका भी मतलब क्या होगा? ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। और कहीं ए इंटरसेक्शन बी लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को लिखने का क्या है? ये तरीका है। समझ में आ रहा है? ओके, कहीं अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। या फिर कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी दिखा है, इसका मतलब क्या है? वो आपसे क्या जानना चाह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी जानना चाह रहा है। ओके, इतना ध्यान रखना है। तो कह रहा है क्या चीज कि दो इवेंट्स दे रखे हैं, ए एंड बी, दो इवेंट है आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मतलब हुआ, वो आपसे जानना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जानना चाह रहा है आपसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब दोनों के दोनों उसमें हैपर होने चाहिए। ओके, अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आप सोच के देखिए, आपको ये पता है कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी का मतलब होता था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर आपको ये निकालना हो तो आप क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट और रॉन्ग? या फिर अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए क्या होगा, ओके, तो आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही होता है, या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, बात एक ही है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब फिर से ये आपको प्राप्त करना, क्या करेंगे? इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना? यस, तो हम कह सकते हैं अच्छा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो निकाला जा सकता है। कैसे? ये निकाला सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय probability of A, okay, if B has already occurred। आ रहा है समझ में? या फिर ये निकाला जा सकता है probability of A into probability of B if A already occurred। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं? तो दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोबेबिलिटी। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना तो कैसे निकाल रहे हैं? दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोबेबिलिटी, है ना? इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं क्या चीज? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, आप इस चीज को चाहें तो आप 3, 4, 5, 6 एक साथ सारे इवेंट में अप्लाई कर सकते हैं, इसको आगे तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और वो आपको लिखने का तरीका भी समझाएंगे कैसे। मान लिया कल को आपसे 3 इवेंट आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछ लिया जाए, ओके, तो इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। इसको मिटा रहे हैं। इसको लिखने का तरीका होगा, देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, ऐसा मान लो कि ए इवेंट हो गया और आपने उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया मल्टीप्लाइड बाय।
आप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, चूंकि अब ए का प्रोबेबिलिटी आप लिख चुके हैं, मतलब ए समझो ऐसा हो चुका है, तो इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, आपने अब क्या लिख दिया, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया, अब लिख दो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और सी लिखते समय क्या हो रहा है, ए भी हो गया और बी भी हो चुका, तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ये आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन ये बी का शर्त क्या है कि ए हो चुका है, और सी लिखते समय समझो ए और बी दोनों हो चुका है ना। कहीं और आगे तो एक्सटेंड करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ऐसा लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे सबका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब उसमें ए हो चुका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखते समय ए और बी दोनों हो चुके होंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखते समय ए बी सी तीनों हो चुका होगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? कितना आसान है, देखिए कैसे आपको सबके प्रोबेबिलिटी गुना करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में गुना करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में गुना करना होगा सी से, सी में गुना करना होगा किसे, डी से, एंड सो ऑन। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहे हो, इसका मतलब ए इवेंट हैपन हो चुका, आप ऐसा सोचो, आपने उसका प्रोबेबिलिटी लिख दिया, ओके। फिर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखने जाओगे तो आप खुद सोचो ना, उस समय तो आप तो ए को निपटा चुके हो ना, ए इवेंट हो चुका है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना होगा, कब, जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका है। देखिए ठीक, अब आगे मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद सोचो उस समय कौन कौन से इवेंट हो चुके होंगे, ए और बी हैपन हो चुके होंगे, हाँ कि ना, यस। तो उसमें क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय इफ ए एंड बी ऑलरेडी अकर्ड। फिर आपको डी लिखना है तो क्या करोगे, आप खुद सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब डी निकाल रहे हो उस समय तक आप ए बी सी तीनों इवेंट कर चुके हो, आप क्या लिखो, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इफ ए बी सी तीनों आर अकर्ड, है ना, राइट और रॉन्ग। इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, और समझिए इसको आगे तक, एक बार और लिखिए इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन ई। मान लीजिए 5 आ गए तो कैसे लिखेंगे इसको, तो एक एक करके सारे प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई, इतना दिमाग में चलना चाहिए कि भैया हमको सारे प्रोबेबिलिटी को गुना करना है, ओके। तो क्या करेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डी ई, सबको पकड़ के गुना करना है, इतना हमको समझ में आ रहा है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने लिख दिया, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो उस समय तक सोचिए कि आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, मतलब ए इवेंट हो चुका, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए ऑलरेडी अकर्ड, हाँ कि ना, यस। अब आगे जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे उसमें क्या होगा, ए और बी दोनों हो चुका है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब कौन कौन हो चुका है, ए और बी दोनों निपटा चुके हैं, तो ए एंड बी ऑलरेडी अकर्ड। अब अगला लिखना है डी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और डी के पहले कौन कौन इवेंट हो चुका, ए हो चुका, बी हो चुका, सी हो चुका, तो आप कहेंगे ए इंटू बी इंटू सी इफ ए बी सी ऑलरेडी अकर्ड। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखना है तो क्या करोगे, आप बोलोगे इस समय तक, अच्छा इसमें तक चारों इवेंट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ ए बी सी एंड डी ऑल 4 आर हैपेंड। समझ में आ रहा है क्या करना है, सीक्वेंसली उसको लिखते जाना है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिए, इसका मतलब वो हैपन हो गया, समझ लो अपने मन में, राइट। उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखोगे तो उस समय तो ए हैपन हो चुका है ना, तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए ऑलरेडी हैपेंड हो चुका होगा, आप हैपन हो गया तब ने इसका प्रोबेबिलिटी आप यहां लिख दी है, तो ए आपका हैपन हो चुका, तो इसका मतलब अब जो लिखेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो ये ना लिख करे क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, क्योंकि उस समय तक ए हैपन हो चुका होगा, राइट और रॉन्ग। उसी तरह से देखिए, जब आप ये लिख दिए उस समय आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखना है, तो बताइए कौन कौन से इवेंट हैपन हो चुके हैं, ए तो बेचारा पहले ही हैपन हो गए थे, और संजोग से अब बी भी हैपन हो चुका है, तो हम कहेंगे अच्छा आप जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखने जा रहे हैं उस समय तक ए और बी दोनों हैपन हो चुके होंगे, हाँ है ना। उस तरह से यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखना है, मतलब अब तक कौन से इवेंट हैपन हो चुके होंगे, ए भी हैपन हो चुका होगा, बी भी तो हैपन हो चुका होगा, सी भी हैपन हो चुका होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इफ ए बी सी ऑलरेडी हैपेंड। अब यहां तक कितने इवेंट हैपन हो गए, ए बी सी डी चारों इवेंट हैपन हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते समय क्या कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, लेकिन उस समय तक ए बी सी डी चारों हैपन हो चुका है,
इसी तरह से आप आगे तक क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एफ आ जाए उस समय क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसमें इसी में ई के बाद एक और इंटरसेक्शन एफ भी आ गया, बाकी सब होता है ही, तो क्या होगा, आप कहोगे सर पहले ए वाला इवेंट हैपन हुआ होगा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन जिस समय बी लिखना है उस समय ए तो हैपन हो चुका होगा, बोल तो नहीं हैपन हो चुका होगा। अच्छा अब क्या हुआ, अब कितने इवेंट हैपन हो चुके, ए भी हैपन हो चुका, बी भी हैपन हो चुका, तो अब जब सी लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, उस समय ए और बी दोनों हैपन हो चुके होंगे तब निकाल रहे हैं सी, फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, उस समय डी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उस समय क्या हैपन हो चुका होगा, ए बी सी तीनों हैपन हो चुके होंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उस समय ए बी सी डी चारों हैपन हो चुका होगा। ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो उस समय तक कितने इवेंट हो चुके होंगे, एफ लिखते समय ई तक इवेंट हो चुका होगा, तो ए बी सी डी ई कैसे पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इफ ए बी सी डी ऑल 5 आर अकर्ड। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं हम लोग क्या चीज, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये सब का सब क्या है, यस ये पूरा क्या है, ये सब का सब कहला रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आप समझ गए होंगे कि 2 से 3 तक कैसे इसको एक्सटेंड करते हैं, करेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ इस 2 पर चर्चा करना है, इसके बाद तो आप होशियार हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सो ध्यान से समझते रहिएगा कहानी क्या होने वाला है। यहां देखिएगा, आप इसको लिख जरूर लीजिएगा पॉज करके, ओके। चलिए तो हमको इतना समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई करना है, उसमें क्या करना होगा, एक इवेंट जो आप लिखे हैं तो ठीक है उसको समझ लीजिए वो हैपन हो चुका होगा। जब भी दूसरा इवेंट लिख रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि हमने पहला वाला इवेंट हैपन कर चुका, तब दूसरा वाला इवेंट हैपन हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट इफ फर्स्ट ऑलरेडी अकर्ड। 3 होगा तो फिर 2 हैपन, तीसरा अकर्ड। 4 होगा तो पहला दूसरा तीसरा अकर्ड, तब चौथा अकर्ड। ऐसे करके लगातार मल्टीप्लाई करते चले जाना। अब सुनिए, इसमें ये जो चीज आप देख रहे हैं ये इस पर विचार करने वाले हैं। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, अब लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सिंपल वाला नहीं लिखेंगे। आप ऐसा सोचेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिए मतलब ए हैपन हो चुका होगा, तो अब बी का जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं, जब ए हैपन हो चुका है तब ना निकाल रहे हैं, है कि ना। यस, तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब हम आपसे कहें इस चीज में हम आपसे कहें कि इफ ए एंड बी आर, सुनिएगा ध्यान से, इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप बताइए इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि एक इवेंट हैपन हो चाहे नहीं हो, दूसरे वाले इवेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, राइट। मतलब एक क्या कर रहा है, जी रहा है कि मर रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है, इसको जैसा होना होगा वैसा ही हैपन होगा। उसी तरह से इसको ये जी रहा है चाहे मर रहा है, इसको जैसे हैपन होना होगा वैसे ही हैपन होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो एक बार हेड आ गया फॉर एग्जांपल, जब अगली बार टॉस करोगे तो उसमें हेड आएगा कि टेल आएगा, उसमें इस वाले इवेंट से क्या फर्क पड़ता है। ऐसा है क्या कि कॉइन सोच रहा होगा नहीं हम पहले टेल ला चुके हैं तो अगली बार हमको हेड ही लाना चाहिए क्योंकि टेल आ चुका है, ऐसा तो होगा नहीं। अगली बार जो आंसर आने वाला होगा वो तो पहले वाले से इंडिपेंडेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले वाला हुआ है कि नहीं हुआ। एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड आएगा कि टेल रहेगा, इससे किसी बात का इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आप टॉस किए थे कि नहीं किए थे, राइट और रॉन्ग। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो आप बताइए हमको, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा इफ ए ऑलरेडी अकर्ड, आप खुद सोचिए देखो, अगर बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी का प्रोबेबिलिटी ए पर कब से डिपेंड करने लगा, बी इज इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसको ए इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो हैपन हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे बी को कोई फर्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए ऑलरेडी अकर्ड, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, तो इसके अकर होने से इसके क्या फर्क पड़ता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना होगा तो वही आएगा, भले ये हैपन हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो ये हमेशा कब लागू होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में। इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, और इसके जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रख देंगे। बोलिए हाँ कि ना? ठीक है, तो ये एक बेसिक अगेन कोरोलरी हो गया, एक आउटकम हो गया किसका? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो याद रखना है हमेशा ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसके बराबर होता है? वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये कब होता है? व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि एक इवेंट को दूसरे इवेंट से मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हैपन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको जैसे हैपन होना होगा वैसे ही होगा। तो वही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा यदि ए हो चुका है, तो ए हो चुका है चाहे नहीं हो चुका है उससे मतलब तो है नहीं, इसको जैसे हैपन होना होगा वैसा ही होगा, इसलिए हमेशा ही किसके बराबर रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर रहेगा। ओके, इंडिपेंडेंट है इसलिए तो वो इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखे थे है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले देख चुके हैं एडिशन थ्योरम में, यूनियन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब? जब ए एंड बी क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अरे CL गलती हो गया, एक्सक्लूसिव हो। और ये कब होगा? जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव में अंतर होता है। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है जिसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप तो जीरो आएगा। यस, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या होता है? अलग लिख ही लेते हैं इसको, थोड़ा सा उधर कॉर्नर को हमको साफ करना चाहिए, है ना? आप बस देखते रहिए। देखिए तो अगर आपसे कोई पूछे इनडिपेंडेंट का क्या कहानी है, इनडिपेंडेंट का कहानी क्या है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा अंतर है एक्सक्लूसिव में और इंडिपेंडेंट में। देखिए ध्यान से क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा। बट एक्सक्लूसिव केस में इसका प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। आपसे कोई पूछे एक्सक्लूसिव है भैया कौन, ए और बी एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहेगा? ये तो जीरो रहेगा। ये अंतर है, बेसिक अंतर है किसमें? इंडिपेंडेंट में और एक्सक्लूसिव में। एक और बहुत बड़ा अंतर है, देखिए ध्यान से, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ए और बी दो इवेंट हैं और वो उनका प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, मतलब पीए और पीबी जीरो नहीं है और वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू independent event, okay, with non-zero probability। A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, और प्रोबेबिलिटी उनका जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये जीरो ना तो ये जीरो है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर कुछ ना कुछ आंसर प्रोवाइड करेंगे, नॉन जीरो आंसर प्रोवाइड करेंगे। और अगर ये जीरो नहीं आया तो हम कह सकते हैं अच्छा वो एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब क्योंकि जीरो आता तब कहते हैं एक्सक्लूसिव है। अगर इसका आंसर जीरो नहीं आया तो हम कहेंगे एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं अच्छा मतलब अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है और उनका प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तो वो दोनों कभी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते हैं। कब? जब इनका प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तब। पी ए पी बी नॉट इक्वल जीरो, इफ लिखा हुआ है पी ए नॉट इक्वल टू, इसमें लिखते हैं इसी में, इफ पी ए नॉट इक्वल टू जीरो है, पी बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हुए तो ये कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ये हमेशा क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, कभी भी जीरो नहीं आएगा। कब? जब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तब। हम कह सकते हैं अच्छा दे नेवर बी क्या? एक्सक्लूसिव, है ना? तो हम एक बात बोल सकते हैं अच्छा मतलब दो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो कभी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते।
गेटिंग? ओके, उसी तरह से मान लीजिए कह रहा है कि ए एंड बी, ए और बी दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है और प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। क्या है? कहता है ए एंड बी क्या है? एक्सक्लूसिव है। क्या बोल दिया कि ए और बी क्या होने वाले हैं? एक्सक्लूसिव होने वाले हैं। और साथ में पी ए नॉट इक्वल टू जीरो है और पी बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ऐसा बोल रखा है इन्होंने। लेकिन बट दोनों एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा अगर एक्सक्लूसिव है तो, है ना। बट दोनों का मल्टीप्लाई जीरो नहीं आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर एक्सक्लूसिव है तो पक्का ए इंटरसेक्शन बी जीरो आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो आएगा। और अगर इसका प्रोबेबिलिटी जीरो आ गया तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होते तो इनका कुछ ना कुछ आंसर आता, लेकिन आंसर क्या आया? जीरो आया, राइट। इसका मतलब क्या है? ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। यस, हम कह सकते हैं अच्छा, मतलब अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है तो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है, और एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। आप खुद देखिए ना, अगर ये जीरो नहीं है तो इंडिपेंडेंट उसको कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्यों भैया? अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये जीरो नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिए कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ना आपको, हो नॉन जीरो, लेकिन यहां तो जीरो मिल रहा है। तो क्या ये कभी भी आप इसको इंडिपेंडेंट बोल पाइएगा? इंडिपेंडेंट तो हम तब बोल पाते जब इसका आंसर जीरो के अलावा कुछ और आता। देखो फिर भी, लेकिन एक्सक्लूसिव होने के कारण ये आंसर जीरो हो गया। और इंडिपेंडेंट कहता है नहीं मेरा आंसर जीरो नहीं आएगा। अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो मेरा आंसर जीरो नहीं आएगा। ये कौन कहता है? इंडिपेंडेंट कहता है। लेकिन इसका तो आंसर जीरो आ गया, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, और इंडिपेंडेंट है तो एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, तो ये काफी दोनों बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में? इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव होने के बीच में। गेटिंग? और उस केस में अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। और अगर ये एक्सक्लूसिव है तो इन दैट केस, एक्सक्लूसिव केस में तो ये तो प्लस तो होगा ही, और इस केस में एक्सक्लूसिव केस में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया गया तो ये पक्का जीरो हो जाएगा। ये कब होने वाला है? ये दोनों कब घटनाएं घटने वाली हैं? जब एक्सक्लूसिव होगा तब। और ये कब घटना घटने वाला है? जब इंडिपेंडेंट होगा तब। ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन क्या चीज? प्रोबेबिलिटी, ये वाला चीज को। और ये तो छोटा सा आउटकम है किसका? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। हम आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी। चलो स्टूडेंट्स, आपके लिए दो सवाल लिए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एन अर्न कंटेन 8 व्हाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल। ठीक है, 8 उजले बॉल हैं और 4 लाल बॉल हैं। कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, है ना। 2 बॉल वहां से निकाले जा रहे हैं, 2 गेंद निकाले जा रहे हैं, और कह रहा है 1 आफ्टर अनदर, पहले एक निकाल लिया गया। ठीक है, तब तक आप जानते हैं एक बॉल जब आप पहली बार निकाले होंगे तो उसके अंदर से व्हाइट बॉल की संख्या और टोटल बॉल की संख्या दोनों बदल चुकी होंगी। तो जब आप दूसरी बार बॉल निकालने जाएंगे तो उस समय आपके लिए जो नंबर्स होंगे जिसको डिवाइड करके आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो नंबर बदल चुका होगा, है ना। सोचिए, देखिए ना, पहले 8 बॉल था उसमें व्हाइट वाला और टोटल बॉल 12 था। तो आप एक पहली बार व्हाइट बॉल निकालने प्रोबेबिलिटी आप 8/12 बोलोगे। जब एक बॉल निकाल ली उसमें से तो आप बताओ उसके अंदर में उस झोले के अंदर में कितना बॉल पड़ा हुआ है? बताओ जरा। ओके, तो उस चीज के अंदर में बॉल पड़ा हुआ है 7 और टोटल बॉल की संख्या कितना है? 11। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे अगला जब आप व्हाइट बॉल निकालोगे तो व्हाइट का प्रोबेबिलिटी बदल चुका होगा, वो 7/11 हो चुका होगा। यस और नो? तो देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं क्या चीज? ए एक प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, एक इवेंट मान लेते हैं ऑफ क्या चीज? ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग क्या? व्हाइट बॉल, ऐसा मान लिया आपने, एक इवेंट मान लिया। ओके, चलिए सुनिए ध्यान से। तो कह रहा है क्या चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जरा कितना होगा। तो आप खुद सोच के देखो, जब पहली बार आप बॉल निकाल रहे हो, फर्स्ट टाइम जब बॉल निकाल रहे होगे तो उस समय 8 व्हाइट बॉल होगा, डिवाइड बाय टोटल बॉल की संख्या कितना? 8 + 4 कितना? 12। ये डेफिनेटली आने वाला है। तो 4 का पढ़ा तो आपको आता होगा, है ना, 2 बार में और 3 बार में। ये प्रोबेबिलिटी किसी पहली बार जब आप बॉल निकालोगे फर्स्ट व्हाइट बॉल के लिए, फर्स्ट
व्हाइट बॉल जब आप ड्रॉ करोगे उस समय, इतना प्रोबेबिलिटी। अब क्या होगा कि जब आप दूसरी बार बॉल ड्रॉ करोगे, मान लो प्रोबेबिलिटी बी है, बी इज ए इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड व्हाइट बॉल। बी क्या मान लिए, ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, है ना, कितना टाइम, सेकेंड टाइम। दूसरी बार जब आप बॉल निकालेंगे उस समय का बात कर रहे हैं, उस इवेंट को हम बी बोले हैं। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब बी लिखोगे आप यहां पर, तो वो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं होगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए ऑलरेडी अकर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक जब दूसरी बार जब आप बॉल निकालने जाओगे, सेकेंड टाइम जब बॉल निकालने जाओगे आप, राइट, उस समय तक तो 8 बॉल के बदले में अब 7 ही व्हाइट बॉल बचा हुआ होगा, ओके, और टोटल बॉल का संख्या 11 बचा हुआ होगा। तो उस समय जब बॉल निकलेगा, सेकेंड टाइम निकलेगा, उस समय आप 7/11 करोगे, क्योंकि उसमें जब सेकेंड बॉल निकालने जा रहे होगे उस समय बॉल एक तो निकल चुका है, ऑलरेडी हैपन हो चुका है, राइट। तो 8 बॉल में से तो 7 ही बॉल बचा हुआ होगा, है ना, डिवाइड बाई टोटल बॉल की संख्या 11 बचे हुए होंगे, तो कितना आ गया, 7/11। तो आपसे पूछा है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का दोनों बॉल व्हाइट होगा, मतलब क्या, मतलब फर्स्ट बार भी व्हाइट होना चाहिए, सेकंड बार भी व्हाइट होना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, बी इज द सेकंड टाइम, ए इज द फर्स्ट टाइम। तो कह रहा है फर्स्ट बार भी व्हाइट होना चाहिए, सेकंड बार भी व्हाइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या पूछा आपसे, आपसे वो ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो आप बताइए कैसे निकलेगा, वो निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यस और नो। तो आप देखो जरा ध्यान से, पी ए कितना आएगा, पी ए है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, ये 7/11, इट्स अ 14/33। दिस इज योर आंसर, गेटिंग, ओके। आगे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट, है ना, रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड निकाले जा रहे हैं 52 पत्ते में से, है ना, जो वेल सफल्ड है, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक। पहला एक पत्ता निकाल लिया, फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे और फिर तीसरा पत्ता निकालेंगे। आपको मालूम है सक्सेसिवली निकालने से क्या घाटा होता है और एक बार में 3 निकालने से क्या क्या अंतर होता है। एक बार में 3 निकालो और एक के बाद एक निकालो, उसमें क्या अंतर होता है आप सोच के देखो। जब एक बार में 3 निकालोगे तो जिसमें तीनों निकल रहा है उसमें टोटल पत्ता का संख्या 52 ही रहा होगा, राइट। लेकिन जब सोचो देखो, जब पहला पत्ता जब आप निकाल ली उसमें से, हट अलग रख दी उसको, अब दूसरा पत्ता जब निकालने जाएंगे तो उस समय आप डिवाइड बाई 52 नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसमें 51 पत्ते बचे हुए। तो किसी खास पत्ता निकालते समय प्रोबेबिलिटी के समय नीचे में क्या डालिएगा, 51 डालिएगा। पहला जब खींच रहे थे तो टोटल 52 पत्ते थे, तो आप डिवाइड बाई 52 करोगे, पत्ता निकाले फेंक दी, हटाइए। अब दूसरी बार जब निकालना जाएगा तो इस डैग में कितने पत्ते हैं, 51 पत्ते हैं। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालो तो डिवाइड बाई 51 करोगे। तो देख रहे हो सक्सेसिवली निकालने से और एक साथ तीनों निकालने से दोनों में अंतर होता है। आर यू गेटिंग, है ना। तो हम लोग वही देखने वाले हैं, सक्सेसिव वाला देखने वाले हैं। एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे वाले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है वो चीज। तो सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, राइट। कहता है क्या चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर क्वीन, है ना। पहला 2 कार्ड क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, और तीसरा कार्ड आपका क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। पहले 2 क्वीन और उसके बाद किंग होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि आपको निकालना है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस, पहला कार्ड क्वीन होना चाहिए, दूसरा कार्ड क्वीन होना चाहिए और तीसरा कार्ड किंग होना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ओके। तो आप खुद सोच के देखो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। पहली बार खींचे, क्वीन निकल गया, और जब दूसरी बार भी दूसरे क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी, इफ पहला क्वीन निकल चुका है, यस और नो, ऐसे लिखते हैं ना। फिर मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग लिखना होगा यदि पहला और दूसरा क्वीन निकल चुका है। अच्छा, मतलब हमको ये काम तीनों को क्या करना होगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, राइट। तो आप बताइए हमको इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा और इसका जरूरत पड़ेगा, एक एक करके निकालते हैं। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला पत्ता क्वीन होगा, इससे क्या प्रोबेबिलिटी है आप खुद सोच के देखो कि अभी टोटल एक भी पत्ता उसमें से निकला नहीं, तो पूरा का पूरा 52 पत्ते होंगे, उसमें 4 क्वीन होंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/52 मींस 1/13। ठीक, अब बताइए एक पत्ता तो आप निकाल दी, क्वीन निकाल दी, तो अब बच गया 3 ठो, क्या बच गया, बोलिए क्वीन बच गया इन 51 कार्ड्स। आपके पास कार्ड की संख्या 51 बची हुई है और क्वीन की संख्या 3 बची हुई है। तो अब बताइए
प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 2 निकालना, दूसरी बार क्वीन निकालना जब पहली बार क्वीन निकल चुका है। क्या संभावना, तो इस वक्त क्वीन की संख्या 3 है और 12 पत्ते 51 है, तो कितना होगा 3/51। यस और नो। उसी तरह से अब बताइए, अब क्या कहानी है, अब हमको किंग का निकालना। तो किंग कितने बचे हुए हैं, 4 किंग बचे हुए होंगे उसमें, तो किंग तो अभी निकला नहीं है। कितने पत्ते में, तो 2 पत्ते तो निकल चुके, अब कितना बच्चा बचा हुआ है, 50 कार्ड्स बचे हुए होंगे, हाँ कि ना। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, यदि एक क्वीन और दूसरा क्वीन निकल चुका है तो किसके बराबर होगा, तो 4/50 के बराबर कम्स आउट टू बी। अरे काटा पीटी आप मचाइएगा। चलिए तो आप बताइए यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला क्वीन, दूसरा क्वीन और किंग का क्या होगा। तो आपको क्या करना है, तीनों को गुना कर देना है। सो इट्स 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 3/51 मल्टीप्लाइड बाई 4/50, 4/52 भी है ना। मल्टीप्लाई कर लेना, काटापीटी मचा लेना, राइट। काटापीटी जब इसको मचाओगे तो जैसा कि मुझे याद है, मैंने अभी भी देखा है ना, कितना 55252 डिवाइड बाई इतना आने वाला है। दिस विल बी योर आंसर। ओके, समझ में आया कैसे करना है, कैसे। सीधी सी बात, क्या कहा था इसमें, फिर से समझ लीजिए, एकदम आसान बात है। सक्सेसिवली 3 कार्ड खींच रहे हैं, पहला दोनों कार्ड क्वीन और तीसरा कार्ड किंग का क्या संभावना था। तो कहने का ये मतलब है कि पहला कार्ड क्वीन निकले, दूसरा कार्ड क्वीन निकले और तीसरा कार्ड किंग निकले, से क्या संभावना है। आप खुद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड क्वीन, यस, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा कार्ड भी क्वीन, यदि पहला कार्ड क्वीन निकल चुका है तब, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, यदि 2 कार्ड क्वीन क्वीन निकल चुके हैं तब। तीनों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का ये मतलब है ना। तो आप बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 कैसे निकलेगा। तो पहली बार तो आप क्वीन निकालने गए हो, राइट। उस समय 4 क्वीन बचे होंगे और 52 पत्ते बचे होंगे, तो 1/13 आएगा। ऐसा हैपन होने के बाद क्या कहानी बचेगा कि उसमें क्वीन की संख्या 3 बची होंगी और कार्ड की संख्या 51। तो दूसरी बार क्वीन निकलने की क्या संभावना है, जब पहली बार क्वीन निकल चुका है तो वो होगा 3/51। अब कहानी क्या होगा, किंग के लिए हम निकाला, तो किंग को भी 4 बचे हुए हैं, लेकिन पत्ते आपके पास 50 ही बचे हुए हैं, राइट, क्योंकि 2 ऑलरेडी हैपन हो चुका है, राइट। तो बताइए किंग यदि दोनों निकल चुके हैं तो क्या होगा, 4/50। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। आप इसको नोट करिए, फिर आपके लिए और सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले पहला नंबर विचार करते हैं, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कंडीशन कैसे यूज करना है, उसको समझाने के लिए है। देखिए ध्यान से, क्या है, क्या पूछ कह रहा है इसमें, पूछ रहा है, आपको कह रहा है आपके पास एक इवेंट है E1, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.3 और E1 और E2 दोनों का यूनियन का प्रोबेबिलिटी दे रखा है क्या चीज, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछा गया है, यदि पहला पार्ट पता है क्वेश्चन का, E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब बताना है कि कितना होगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आप कहोगे ये सर 0 है ना। इन दैट केस आपको पता है फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हाँ कि ना, बादल 0 हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। एडिशन थ्योरम ऑन, इसी को कहते हैं क्या चीज, यस, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसका वैल्यू दे रखा है, कितना आसान है, बस 4 इज इक्वल टू, एकदम इजी रहता है सवाल। 4 नहीं है भाई, 0.4 है ये भगवान, 4 कैसे हो सकता है, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना। ओके, और ये 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछा है, देखिए तो कितना आसान था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया, बस खेलने के लिए था ये आपके लिए, 0.1। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या कहता है, कहता है E1 और E2 इंडिपेंडेंट है। ओके, तो E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ आपको निकालना है, दोनों इंडिपेंडेंट दे रखा है, इवेंट क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हो तो आप खुद सोच के देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का फॉर्मूला आप क्या लिखते, आप लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखते, E2, यस, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखते, यस, E1 इंटरसेक्शन E2 लिखते। बट दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो आप इसको क्या लिखोगे, P1 इंटू P2, यस और नो। तो आप इसकी जगह पर लिखोगे PE1 मल्टीप्लाइड बाई PE2। सही बात है ना, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
चलिए, तो इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में, कितना आसान है, 0.4 इज इक्वल टू, ये दे रखा है कितना 0.3 प्लस ये कितना दे रखा है, ये तो निकालना है, दे कहाँ रखा है, ये तो निकालना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 0.3, ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बड़ा खतरनाक हो जाएगा फिर, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा E2। आप देखिए क्या है, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 0.4 माइनस 0.3 हो जाएगा ये 0.1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए तो ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉमन लोगे आप, यस, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 1 माइनस 0.3 बचेगा, यस। अब क्या करना है, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ रहा है, देखिए तो 0.1 डिवाइड बाई 0.7 मतलब 1/7, है ना, एकदम बेसिक, राइट। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, देखिएगा ध्यान से, कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 बार, ओके, कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, उसमें 2 इवेंट्स को नोटिस किया जा रहा है। पहला इवेंट है ई नाम का इवेंट है, और कह रहा है फर्स्ट थ्रो हेड होना चाहिए, पहली बार जब आप टॉस करेंगे, ओके, तो वो कितना होना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो वो इवेंट का बताइए, आप बताइए सेट क्या लिखोगे, वो हो जाएगा डेफिनेटली पहला हेड होना चाहिए, तो एच होना चाहिए, या फिर एच टेल हेड होना चाहिए, या फिर एच हेड टेल होना चाहिए, राइट। इस तरह से एच टेल टेल होना चाहिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि पहला हेड आए, बस यही 4 तरीके हैं, राइट। उस तरह से एफ इवेंट क्या कह रहा है, कह रहा है लास्ट थ्रो जो होते हैं वो टेल आना चाहिए, तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, लास्ट वाला सिर्फ टी रहना चाहिए। 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे इसमें भी, पहला दोनों हेड हो जाए, यस, उसके बाद फिर यस बोलिए हेड टेल हो जाए, या फिर टेल हेड हो जाए, या फिर टेल टेल हो जाए, बताइए। तो लास्ट में टेल रहने की यही संभावना है, राइट और रॉन्ग। आपसे पूछा है कि फाइंड वेदर इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका है कि PE1 इंटरसेक्शन PE2 का वैल्यू जो होना चाहिए वो PE इंटू PF के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हुए तो हम कह देंगे पक्का ये दोनों क्या थे, यस इंडिपेंडेंट थे, राइट। बट हमको चेक करना पड़ेगा, तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो आप यहीं से देख के बताओ, 3 बार टॉस हो रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होंगे डेफिनेटली। तो आप बताना यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 4 एलिमेंट यहाँ है और सैंपल स्पेस में 8, तो कितना हो जाएंगे 1/2। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना निकालोगे आप इसके लिए, तो 4 इवेंट है, टोटल इवेंट 8 हो सकते हैं, तो इक्वल टू 4/8 कितना आ गया 1/2, राइट रॉन्ग। तो यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना आ रहा है, तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 आ रहा है। अब हमको चेक करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F को, और अगर कहीं ये भी 1/4 आया तो मजा आ जाएगा, राइट। तो देखो, तो पहले आप E इंटरसेक्शन F निकालो, दोनों में कॉमन ढूंढो, तो क्या कॉमन है, हमको तो ये कॉमन दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना, और क्या कॉमन दिख रहा है, और भी कुछ कॉमन है तो बताएं जरा। आई थिंक ये गलत जगह कॉमन लग नहीं, ठीक है। हेड टेल टेल ढूंढ के देखिए, हेड टेल टेल ऐसा है क्या, हाँ, यस मिला, हेड टेल टेल, ये दोनों कॉमन है, आई थिंक, दूसरा तो है नहीं, एच टी एंड कॉमा HTT, ओके, ये 2 है। तो आप बताना इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये तो आएगा 2 हैं और टोटल नंबर तो 8 होने हैं, कितना आ रहा है 1/4। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आप देखो ध्यान से, बाई 1 एंड 2 आपको दिखाई दे रहा होगा क्या चीज, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है PE इंटू PF के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अच्छा सरकार, मतलब E एंड F क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 2 एलिमेंट, गेटिंग, है ना। तो आप जल्दी से नोट करिए, फिर आपके लिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर से 2 सवाल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल से, बड़ा आसान सवाल से। कहता है A कैन सॉल्व 90% प्रॉब्लम ऑफ द बुक। एक आदमी है A,
वो किसी बुक के 90% सवाल को बना सकता है और बी 70% बना सकता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया आपसे, तो इसका मतलब क्या है, वो डेफिनेटली 9/10 है, 90% चांस है बनाने का ए का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 9/10। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/10। करेक्ट है। आपको निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप खुद सोच के देखो यहां पर कि ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और मान लीजिए ए से प्रॉब्लम बन भी गया, तो बी को दिमाग लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। ए बना ले चाहे नहीं बना ले, बी का जितना दिमाग हो वो अपने हिसाब से ना बनाएगा, क्या फर्क पड़ता है ये बना पाया कि नहीं बना पाया। ऐसा नहीं उससे जाके पूछेगा भाई तू बना लिया तो हमको भी बता दो, ऐसा नहीं करना है, दोनों वाला अलग बैठाया गया बिल्कुल। तो अगर ए बना लिया चाहे नहीं बना लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है कि बी से बनेगा कि नहीं बनेगा, बी का तो अपना दिमाग लगेगा। इसका मतलब दोनों जो इवेंट होना है वो दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ए से बना कि नहीं बना उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी को जितना दिमाग हो उतना ही बना पाएगा। यस और नो? ओके, तो इंडिपेंडेंट है तो क्या लिखेंगे, डेफिनेटली लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वैल्यू डाल दो। इतना आसान है, देखो तो ये आ रहा है 9/10, ये आ रहा है आपके लिए 7/10 माइनस 963/10/100। ओके, तो 90 प्लस 70 माइनस ये आ जाएगा आपका 97 डिवाइडेड बाई 100, राइट। कितना आ रहा है 0.97। ये किसका प्रोबेबिलिटी है, दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा उसका प्रोबेबिलिटी है। एकदम साधारण, राइट और रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है ए स्पीक्स, ए एक आदमी है ए नाम का, है ना, वो सच बोलता है। अच्छा, स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केस, वो 60% केस में सही बात बोलता है, 40% केस में झूठ बोलता है वो, और बी 90% केस में सही बात बोलता है और बाकी सब में झूठ बोलता है। तो कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ केस, कितने परसेंट ऐसे केस आपको मिलेंगे दे लाइकली टू बी कंट्राडिक्ट, जिसमें दोनों का बात मिसमैचिंग हो जाएगा, राइट। एक झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मिसमैचिंग हो जाएगा, ये आपको बताना है कितने परसेंट केस में। तो आप बताइए, हम मान लेते हैं जो पीए है, पीए मतलब क्या हुआ, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी वो डेफिनेटली 60% है, मतलब 60/100 बोलने का मतलब हो गया 0.6 होगा, या फिर आप 6/10 लिख लो, हाँ कि ना। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, मतलब बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 90 केस में वो सच बोलता है, इसका मतलब क्या होने वाला है, डेफिनेटली 90/100, मतलब ये 9/10 या फिर 0.9 ऐसा होगा, राइट। अब कहानी ये है कि हमको कंट्राडिक्ट करना है, तो कंट्राडिक्ट कैसे हो सकता है, दोनों के बाद में मिसमैचिंग कैसे हो सकता है, वो तब हो सकता है जब ए सच बोले और उसी समय बी झूठ बोल दे। यहाँ कहानी सच और झूठ का ही हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं, दो झूठ के नहीं हो रहे, या तो एक सच या फिर एक झूठ के। तो या तो ए सच बोल दे और बी सच ना बोले, राइट, या फिर ए सच ना बोले और बी सच बोल दे। इस केस में क्या होगा, दोनों का आंसर में मिसमैचिंग आएगा, मतलब हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो डेफिनेटली इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या निकालना पड़ेगा, डेफिनेटली इसका, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस आएगा, और वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0। कैसे कैसे कैसे, तो ए सच बोले बी सच ना बोले, या फिर बी ए सच ना बोले बी सच बोले, इन दोनों में क्या कॉमन बात है, कुछ कॉमन नहीं। अगर एक सच बोला दूसरा झूठ बोल दिया, ठीक है, या फिर अगर दूसरा झूठ बोल पहला झूठ बोल दिया दूसरा सच बोल दिया, उस केस में दोनों में कोई मैचिंग तो होगा नहीं, दोनों में कोई बात कॉमन तो होगा नहीं। तो आप इसका जो ये नेक्स्ट वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। गेटिंग? तो आप बताओ इसका ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी निकलेगा डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार।
क्यों मल्टीप्लाई क्यों कर दिए? क्योंकि ए के सच बोलने और बी के झूठ बोलने में ये दोनों इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। बी को पता नहीं होगा, उस मान लीजिए बी उस कमरे में बैठा हुआ है, ए इस कमरे में बैठा हुआ है, तो बी को पता नहीं होगा कि ये क्या बोला है, तो ये कुछ भी बोल ले बी के आंसर पर, तो बी अपना सोच के बोलेगा। और मान लीजिए बी कुछ बोल चुका है तो ए को पता नहीं चलेगा, वो अपना कुछ सोच के बोलेगा, है ना। मतलब ये दोनों इवेंट आपस में क्या है, डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या आंसर करेगा अपने मूड के हिसाब से। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना होगा, बी करना होगा, isn't it? तो बताइए आप ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमको मालूम है कितना है, वो है 6/10 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का मतलब क्या होता है, 1 में से तो घटाना पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली ये आने वाला होगा 1/10, 1 में से घटाइए इसको, यस 1/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होगा, तो 1 में से तो घटा के लिखना होगा, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा 4/10 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, दैट इज 9/10। कितना आ रहा है ये आ रहा है 6/100 प्लस 9 चौक का कितना होता है 36, ये सर नो बाई 100 कितना आ रहा है जी, दिस इज 42/100, हाँ कि ना। ओके, मतलब कह रहा है का मतलब ये हुआ कि 42% चांस में, 42% केस में आपको दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस वन? अब इसको जल्दी से नोट करिए प्रोडक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और रिपीट करके इसको देखिए, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम बेस थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, तब तक आप इसके क्वेश्चंस को अपने बुक से सॉल्व करिएगा। ओके, देखते रहिए जीआरसी की वीडियोस। धन्यवाद।